एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सुनीता अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। छोटी बेटी सौम्या, उससे बड़ी नेहा और सबसे बड़ी बेटी अंजलि। सुनीता अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और वो उन दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। परंतु सुनीता का व्यवहार सौम्या के प्रति बिल्कुल अलग था। वो सौम्या से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, उसके प्रति कोई ममता नहीं दिखाती थी और इसका कारण ये था कि जिस दिन सौम्या का जन्म हुआ था उसी दिन सुनीता के पति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सुनीता सौम्या को मनहूस समझती थी और उसी दिन से सुनीता ने सौम्या को अपना मानना छोड़ दिया था। पर माता पिता और बाकी लोगों के कहने पर उसने सौम्या को अपने साथ रख रखा था, परंतु वो कभी भी सौम्या के साथ माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अंजलि, नेहा, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया क्या? नहीं माँ, हम दोनों तो कब से खाने की टेबल पर बैठे हैं और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर आपकी बेटी रसोई से बाहर ही नहीं आ रही है। क्या तुम दोनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आखिर ये सौम्या रसोई में कर क्या रही है? सौम्या, सौम्या, जल्दी से इधर आ। क्या हुआ माँ? यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ भूखी बैठी है और तू रसोई में आराम फरमा रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? छोड़, तुझसे क्या ही बहस करूँ। तू जा और जाकर जल्दी से इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ, अभी लेकर आती हूँ। सौम्या का ओहदा उस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं था। सौम्या पूरे दिन घर का काम ही करती रहती थी और इसके बावजूद भी उसे किसी का प्यार नहीं मिलता था। ऐसी ही एक दिन अंजलि, नेहा और सुनीता तैयार होकर नीचे हॉल में आती हैं और वहाँ पर सुनीता सौम्या को देखकर कहती है, सुन, मैं अंजलि और नेहा को लेकर मॉल जा रही हूँ। तू अच्छे से घर का काम कर लेना और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा नहीं खोलना। माँ, मैं भी बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, वरना तुझे इस बात का बहुत अच्छा जवाब देती। अब चुपचाप जो काम बोला है वो कर। ऐसा कहकर सुनीता अंजलि और नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सौम्या आंखों में आंसू लेकर के सारे काम करने लगती है। फिर वो लोग जैसे ही लौटते हैं, नेहा और अंजलि अपनी लाई हुई नई नई ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखने लगती है। तभी सौम्या कहती है, नेहा दीदी, अंजलि दीदी, आप तो कितनी सारी नई नई ड्रेस लेकर आई हैं। अगर आपके पास एक भी ड्रेस एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दीजिए। मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे सिलकर काम चला रही हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे कपड़े देने से अच्छा है कि मैं इस नई ड्रेस के चीथड़े चीथड़े कर दूं। बड़ी ही कपड़े मांगने वाली। ठीक है दीदी, अगर आपको ये नई ड्रेस नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर आपके जो पुराने कपड़े पड़े हैं वही दे दीजिए। तुझे मम्मी ने मना किया है हमसे बात करने के लिए और हमारे आसपास भी भटकने के लिए, फिर यहाँ खड़ी हमसे बातें क्या कर रही है? अगर तूने फिर कुछ कहा तो मैं मम्मी को आवाज लगा दूंगी, उसके बाद वो जाने और तू जाने। नेहा की ये बात सुनकर सौम्या वहाँ से चली जाती है। सौम्या को अक्सर ही इस बात का बुरा लगता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है, उसकी खुद की माँ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। परंतु फिर वो अपने मन को दिलासा दे दिया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अंजलि अपने स्कूल के रास्ते में से एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली उठाकर घर ले आती है। वो बिल्ली सुनीता और नेहा को भी खूब पसंद आती है। कुछ दिन वो उस बिल्ली के साथ खूब खेलते हैं, उसे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। एक दिन वो अपनी बिल्ली को घुमाने ले गए होते हैं कि तभी उनकी बिल्ली जहर खाए हुए चूहे को खा लेती है। उस जहर का असर धीरे धीरे होने लगता है, परंतु ये बात नेहा और अंजलि को पता नहीं चलती। फिर शाम को अंजलि और नेहा जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सुनीता सौम्या से कहती है, सुन सौम्या, अंजलि और नेहा अपने कमरे में आराम कर रही है और बिल्ली तब से भूखी है। जा जाकर रसोई में से इसे थोड़ा सा दूध निकाल कर दे दे। ठीक है माँ। सौम्या रसोई में से थोड़ा सा दूध निकालकर उस बिल्ली को दे देती है। रात तक उस बिल्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेहा और अंजलि जब उस बिल्ली को मरा हुआ पाती है तो उनके आंखों के आंसू नहीं रुकते और फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि बिल्ली को आखिरी बार दूध सौम्या ने दिया था तो उनका पारा चढ़ जाता है।
हमें तो शुरू से ही पता था ये हमारी खुशियों से जलती है। बिल्लू को हम घर ले आए और उसके साथ हम खुश हैं, ये इससे देखा नहीं गया और इसने हमारी बिल्लू को मार दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये शुरू से ही हमसे जलती है। इसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसने हमारा बदला इस मासूम से बिल्लू से लिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ ने कहा इसे भूख लगी है, मैंने तो इसलिए इसे थोड़ा सा दूध दे दिया। मैं नहीं जानती कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जब सुनीता को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। मैं ये तो जानती थी कि तुम मनहूस है, पर इतने मनहूस है कि इस बेचारे बिल्ली तक की जान ले लेगी, ये मैं नहीं जानती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तू तो बिना किए ही बहुत कुछ कर देती है। इस दुनिया में आते ही अपने बाप को खा गई, और तेरी बड़ी बहनें थोड़ी सी खुशी के लिए जब प्यारी सी बिल्ली को लेकर आई तो तूने इसकी भी जान ले ली। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया था। काश तू पैदा होते ही मर जाती, तो कम से कम मेरी जिंदगी चैन से तो गुजरती। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने कमरे में आकर खूब रोती है। माँ सच कहती है, मैं हर किसी की खुशी छीन लेती हूँ, पर अब और नहीं। जब तक यहाँ रहूंगी माँ और दोनों दीदी को तकलीफ देती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा कहकर सौम्या किसी को बिना बताए घर से निकल जाती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। चलते चलते वो काफी थक जाती है और एक छांवदार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ बैठी ही होती है कि तभी वहाँ पर बहुत ही घायल हालत में एक परी आती है। वो परी जैसे ही सौम्या को देखती है वो भागते हुए सौम्या के पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आप कौन है और आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं परियों की रानी परी हूँ। एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया। उस समय मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे इतना घायल कर दिया और मैं उस पर हमला नहीं कर पाई। अभी मैं उस चुड़ैल से बचकर ही भाग रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझसे मदद मांग रही थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से नदी के रास्ते चलने पर तुम्हें काली घाटी दिखाई देगी। उस काली घाटी के सामने जो नदी है, उस नदी के अंदर एक संदूक है। तुम्हें वो संदूक मेरे पास लाना है। पर संदूक में है क्या? वो सब बताने का अभी समय नहीं है, बस मेरी मदद कर दो और वो संदूक मेरे पास ले आओ। तब तक मैं उस चुड़ैल से बचने का कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सौम्या थोड़ी देर सोचती है और फिर मन ही मन कहती है, वो रानी परी सच में बहुत ही घायल हालत में लग रही थी। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वो रानी परी हैं, बाकी परियों की जरूरत होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। इसके बाद सौम्या रानी परी के बताए अनुसार नदी के साथ चलते हुए काली घाटी के पास पहुंच जाती है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, पर मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। पर अब जो भी हो जाए, मैंने रानी परी को हाँ कर दी है। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। इसके बाद सौम्या उस नदी में छलांग लगा देती है और किसी तरह अपनी सांस रोककर पानी के अंदर चली जाती है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर उसे आखिरकार वो संदूक मिल ही जाता है और वो उसे पानी के बाहर ले आती है। ये संदूक तो बहुत ही मामूली सा लग रहा है। ये रानी परी की क्या मदद करेगा? मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। आखिर इसके अंदर है क्या? सौम्या मन ही मन ये सब सोच रही होती है। वो उस संदूक को खोलने ही जा रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। रानी परी ने कहा था कि वो समय आने पर मुझे बता देंगी, और ऐसे ही किसी दूसरे की चीज को बिना उसकी इजाजत के देखना सही नहीं है। मुझे इस संदूक को जल्द से जल्द रानी परी के पास ले जाना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये सोचकर सौम्या वापस से उसी जगह पर आने लगती है जहाँ उसे रानी परी मिली थी। कुछ देर तक सौम्या खोज करती है और फिर उसे रानी परी मिल जाती है। इसके बाद सौम्या रानी परी को वो संदूक देते हुए कहती है, ये लीजिए रानी परी, ये रहा आपका संदूक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। पर ये संदूक तो बहुत मामूली सा है, इससे आपकी क्या मदद होगी? ये संदूक मामूली सा लगता है, पर इसके अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहकर रानी परी वो संदूक खोलती है। जैसे ही रानी परी वो संदूक खोलती है, उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है
और उस संदूक में से 2 बहुत ही सुंदर जादुई सोने और चांदी के गाउन बाहर आते हैं। इतने सुंदर गाउन देखकर तो सौम्या भी एक बार अचंभे में रह जाती है। ये देखो सौम्या, ये जादुई सोने चांदी के गाउन हैं। ये मेरी गुरु माँ ने मुझे दिए थे ताकि ये मुसीबत में मेरे काम आ सके। ऐसा कहकर रानी परी जादुई सोने के गाउन को पहन लेती है। सोने के गाउन को पहनते ही रानी परी के शरीर पर लगी हर चोट ठीक हो जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, इस गाउन ने तो आपके शरीर पर लगा हर घाव भर दिया। यही इन जादुई सोने चांदी की गाउन की खासियत है। सौम्या, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी जिंदगी के बारे में पता कर लिया है, पर तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे केवल सोने के जादुई गाउन की जरूरत है, इसलिए तुम ये चांदी का गाउन रख सकती हो। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ ये गाउन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और सौम्या खुशी खुशी वो गाउन पहन लेती है और उस गाउन से अपने लिए घर मांगती है। वो गाउन चुटकियों में एक बहुत ही आलीशान घर प्रकट कर देता है और सौम्या उसी घर में अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन सौम्या को अपनी माँ की याद आती है और वो जादुई चांदी के गाउन को अपनी माँ का दृश्य दिखाने को कहती है, परंतु जो वो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, माँ तो बहुत बीमार लग रही है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इनके पास जाना होगा। इसके बाद सौम्या बिना देरी लगाए अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? और अंजलि और नेहा दीदी कहाँ है? बेटा, वो दोनों तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी सारी धन दौलत लेकर भाग गई और मुझे यहाँ अकेले छोड़ गई। पहले बाहर का और फिर घर का काम कर करके मैं थक गई और बीमार पड़ गई, पर यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। आप चिंता मत कीजिए माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी और आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सौम्या की ये बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी बेवकूफ थी जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, जिनके साथ मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, जिन्हें मैंने इतना प्यार दिया, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, पर तुझे तो मैंने नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद भी मेरे बुरे वक्त में तू मेरे साथ है। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं तो तेरी माँ कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए माँ, मैं तो आपको हमेशा से ही माँ मानती हूँ और मेरे दिल में कभी भी आपके लिए नफरत पैदा नहीं हुई। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद इलाज के लिए सौम्या अपनी माँ को अपने बड़े से घर में ले आती है और दिल लगाकर अपनी माँ की सेवा करती है, जिससे कुछ ही दिनों में सुनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी जादुई चांदी के गाउन की सहायता से एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। लालची सौतेली बहनें। बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी 2 सौतेली बहनें पल्लवी और रजनी के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, बल्कि पल्लवी और रजनी दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थीं। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थीं, यहाँ तक कि पल्लवी और रजनी ने मरने से पहले माता पिता द्वारा दी गई धन दौलत को आपस में बांट लिया, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ नहीं दिया। दोनों बहनें एक मालकिन की तरह की जीवन बिताती, वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा था। वो सारा दिन भर एक नौकरानी की तरह काम किया करती और अपनी दोनों सौतेली बहनों के अत्याचार सहती। गोमती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई है। और मेरे लिए आते समय जंगल से ताजे फल भी लेती आना, समझी? पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। नहीं, पहले जो कहा है उसे करो, बाकी काम आने के बाद करना। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए खाना बना। सुना नहीं? जल्दी जा। बेचारी गोमती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। कुछ देर बाद गोमती थकी हारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटी और जैसे ही गिलास लेकर पानी पीने के लिए मटके की ओर बढ़ी, तभी पल्लवी पानी का गिलास हाथ से छीनते हुए बोली, पानी बाद में पीना, पहले जाकर खाना बना। बहुत जोरों की भूख लग रही है। इतनी देर लगा दी जंगल से लकड़ी लाने में,
भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। फिर गोमती ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी तभी रजनी बोली, अरे अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ और हमारे साथ खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। हमारे खाना खाने तक हमारा बिस्तर जाकर ठीक करो, उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा यहाँ से, हमारे खाने में क्या नजर लगाएगी? पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाए पिए। जब वो बिस्तर ठीक कर वापस लौटी तो देखा उसके हिस्से का खाना भी उन दोनों ने चट कर लिया है। मेरे प्लेट में रखा खाना कहाँ गया? ओह, हम भूल गए, खाना तो सारा खत्म हो गया है, लेकिन कल से अगर कुछ बच गया तो तुम्हारे लिए रख देंगे। वैसे भी घर की नौकरानी को कौन याद रखता है? मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें खाना है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम खा सकती हो। चल पल्लवी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। बहुत जोर की नींद आ रही है। और हाँ, तुम झूठे बर्तन साफ करके ही सोना, समझी? इतना कहकर दोनों बहनें सोने चली गईं। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और ऊपर से पानी पीकर आंगन में चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह होते ही गोमती जंगल में जब लकड़ियां लेने गई तो उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। काश कुछ फल खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ दूरी पर उसे पेड़ों पर से गिरे हुए कई सारे फल दिखाई दिए। पहले तो उसने पेट भर फल खाया और कुछ बाकी बचे फल को एक कपड़े की पोटली में रख लिए। उसके बाद गोमती सूखी लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में एक कांच के बर्तन में एक सुनहरी मछली थी। उस मछली को देख गोमती बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, कृपया कर इस बेचारी मछली को मुझे दे दो। इसके बदले में मैं आपको खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां दूंगी और खाने के लिए कुछ फल। इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, और कुछ नहीं है, पर आप ये मछली मुझे दे दीजिए। तुम सच में बहुत ही दयालु लड़की हो, इसलिए तुम इस मछली को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी सुनहरी मछली गोमती के हाथों में सौंप दी और वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गोमती सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वो अपनी सौतेली बहनों से सुनहरी मछली को छुपा कर रखना चाहती थी। इसलिए जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं को देख गोमती के मन में ख्याल आया, मेरी प्यारी मछली, तुम्हारे लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आज से तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकती। माफ करना मेरी प्यारी दोस्त, पर मैं तुमसे मिलने हर रोज यहाँ आया करूँगी। सुनहरी मछली नया घर पाकर बहुत खुश थी। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आती और उससे घंटों बातें करती। धीरे धीरे सुनहरी मछली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, गोमती जब कुएं के पास पहुंची और जैसे ही रोटी के टुकड़े मछली को खाने को दिए, तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख गोमती हैरानी से बोली, क्या ये सोने का सिक्का मेरे लिए है? तुम्हारा धन्यवाद प्यारी दोस्त। ये सुन सुनहरी मछली उछलते हुए पानी के अंदर चली गई। उसके बाद गोमती सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास गई। उसके बदले सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए। अब गोमती को खाने और पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के पास खाना लेकर जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। वहीं बदले में मछली उसे सोने का एक सिक्का देती। अब गोमती खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली बहनों से देखी नहीं गई। वो दोनों बड़ी हैरान थी। देखो तो, कल तक हमारे दिए हुए फटे पुराने कपड़े पहनने वाली इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। तुमने सही कहा बहना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली के तो तेवर ही बदल गए। मुझे तो लगता है ये हमसे कोई राज छुपा रही है, हमें इस पर नजर रखना चाहिए। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर गोमती पर नजर रखने लगी। आखिरकार एक दिन गोमती का पीछा करते हुए उन्हें सुनहरी मछली के बारे में पता चल ही गया। जब गोमती मछली को खाना देकर वहाँ से चली गई, तब
तब दोनों बहनें मछली पकड़ने का जाल लेकर कुएं के पास पहुंची और कुएं में दाना डाला। जैसे ही मछली दाना खाने ऊपर सतह पर आई, वो उनके जाल में फंस गई। अब हम मछली को मारकर इसके पेट में बड़े ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल कर लेंगे। फिर हम जल्दी ही लखपति बन जाएंगे, क्यों बहना? फिर दोनों लालची बहनों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सुनहरी मछली को मार डाला। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान जब गोमती कुएं के पास वापस पहुंची और मछली को पुकारने लगी। ओ मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी मनपसंद ब्राउन ब्रेड। लेकिन काफी देर पुकारने पर भी सुनहरी मछली सतह पर नहीं आई तो गोमती काफी परेशान हो गई। तभी कुएं में से आवाज आई, तुम जिसे पुकार रही हो वो मर चुकी है। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं कुएं की देवी बोल रही हूँ। तुम्हारी दोनों दुष्ट बहनों ने सारे सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारी प्यारी दोस्त को मार डाला, लेकिन मछली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्दी घर जाओ और सुनहरी मछली को खाली जगह ले जाकर दफना दो। देर ना करो, जल्दी जाओ। जब गोमती घर पहुंची तो अपनी प्यारी दोस्त को मरा हुआ आंगन में पाया। ये देख गोमती फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती ने कुएं की देवी के कहे अनुसार सुनहरी मछली को एक खाली जगह ले जाकर दफना दिया। अपनी प्यारी दोस्त को दफनाते हुए गोमती के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही गोमती के आंसू मछली की कब्र पर गिरे, तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए थे। ये देख गोमती दंग रह गई। गोमती ने जादुई पेड़ की देखभाल और रखवाली करने के लिए वहीं पर एक घर बनवाया और रहने लगी। जब ये बात दोनों सौतेली बहनों को पता चली कि गोमती के पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए हैं, तो दोनों जल भुनकर राख हो गईं। फिर दोनों जादुई पेड़ को अपने कब्जे में करने के लिए गोमती के पास गईं और उसे धमकाते हुए बोली, सुन गोमती, ये जादुई पेड़ हमारा है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम दोनों मेरे प्यारे दोस्त के कातिल हो। तुमने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया और अब ये पेड़ भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। ये कहते हुए रजनी और पल्लवी ने मिलकर गोमती की खूब पिटाई की। मुझे छोड़ दो। भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। तभी पल्लवी बोली, चलो बहना, जल्दी से इसमें लगे हुए सोने और चांदी के फल तोड़ लेते हैं। वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने सही कहा बहना। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सबसे पहले अपने लिए सोने का बेड बनवाऊंगी। मैं तो अपने लिए सबसे पहले सोने के गाउन और सैंडल बनवाऊंगी। ये कहते हुए दोनों खुशी से नाचने लगी। फिर जैसे ही दोनों ने सोने और चांदी के फलों को हाथ लगाया, तभी पेड़ में से एक दिव्य रोशनी निकली और दोनों लालची बहनें कांटेदार कैक्टस के पौधे में बदल गईं। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है। अब तुम सदा के लिए कैक्टस के रूप में ही रहोगी। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। वहीं गोमती जादुई पेड़ में लगे सोने और चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रोशन बहुत सालों बाद अपने गांव रामपुर वापस आया था। उसकी माँ गायत्री इस बात से बहुत खुश थी। रोशन बेटा, आज तो कितने सालों बाद गांव वापस आया है। तेरे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले से मैं सेठ धनीराम की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रोशन बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, रामपुर गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रोशन अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए वो सेठ धनीराम के साथ जमीन देखने जाता है। रोशन बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। रोशन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी।
देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो कल्लू को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसे तेरे से शादी नहीं करनी, तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? चांदनी से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तो रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रोशन और कल्लू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोशन कल्लू को बुरी तरीके से मारता है। कल्लू घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ धनीराम जी, पुलिस को फोन करके कल्लू को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। रोशन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रोशन चांदनी को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रोशन बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर पर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं चांदनी से कल ही शादी करूँगा। अगले दिन रोशन चांदनी से मंदिर में शादी कर लेता है। चांदनी शादी के बाद रोशन और उसके माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई, बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पी कर आती हूँ। गायत्री रसोई में पानी पीने जाती है और वहाँ पर सांप देखती है। हे भगवान, सांप! रोशन, रोशन बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। चांदनी बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रोशन की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था, उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रोशन की माँ को ये गलतफहमी एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है। वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे, ये तो रोशन के बिस्तर पर चढ़ रहा है। तभी गायत्री देखती है कि उसकी चांदनी बहू सांप से इंसान बनती है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो चांदनी बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब चांदनी बहू एक नागिन है। तभी चांदनी देख लेती है और बोलती है, माँ जी रुकिए, घबराइए मत, मैं रोशन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तो मुझे डस लेगी। मैं रोशन को सब सच बता दूंगी। तभी गायत्री जाने लगती है। चांदनी कहती है, माँ जी आप जानती हो, रोशन आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रोशन ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुने, मैं आपको सब सच बताती हूँ। फिर चांदनी अतीत की सारी बातें बताने लगती है। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रोशन को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रोशन को एक नाग ने डस लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुँचे हुए सपेरे बाबा बैठे हुए हैं, वो आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। फिर गायत्री सपेरे बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रोशन के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रोशन ठीक हो जाता है। फिर अतीत से बाहर आकर चांदनी बोलती है, माँ जी मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसलिए मैं आपके बेटे का पीछा करते हुए इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रोशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रोशन जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रोशन की माँ उसी सपेरे बाबा के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माता जी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा
और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रोशन के घर पहुंचता है और बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर चांदनी घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। फिर गायत्री बाबा से कहती है, बाबा जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी वहाँ पर रोशन आ जाता है। चांदनी कहती है, रोशन, रोशन मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये कौन है? और ये जबरदस्ती चांदनी को अपने साथ ले जा रहा है, और आप देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ना जाने ये चांदनी के साथ क्या सुलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रोशन सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बजाने लगता है और चांदनी धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रोशन, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चांदनी रोते हुए रोशन को अपनी सारी सच्चाई बताती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चांदनी। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, पर अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में भी रहने के लिए तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आई। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूँगा। मैं अपनी शक्तियों से चांदनी को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से चांदनी को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। चांदनी अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। चांदनी की सास चांदनी और रोशन को गले से लगा लेती है। उसके बाद रोशन अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनाता है।